डर है, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग सड़कों पे नहीं आ सकते हैं। और गेटिंग इनटू द रॉन्ग हैंड, सो ये प्योर करप्शन है जिसमें इट इज अ ब्लॉट ऑन द टॉप ऑफिस ऑफ J&K टू स्टार्ट विद। अभी पहले बताया कि किसी भी न्यूज़पेपर ने, किसी भी बड़ी चैनल ने इसको कैरी नहीं किया, ये बड़े अफसोस की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जम्मू कश्मीर के गरीब बिजनेसमैन के साथ डाका जनी हुई है, एक बैंक रॉबरी हुई है। जी आपने सही सुना, एक बैंक रॉबरी हुई है करोड़ों रुपए की जम्मू कश्मीर में JK बैंक के थ्रू। और वो जो रॉबरी है आज तक उसकी कभी कोई खबर सामने नहीं आई। मैं इसे रॉबरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गरीब का पैसा लूटा गया है। तो ये पूरी बैंक रॉबरी जो है ये क्या है, किस तरीके से हुई और किस तरीके से कश्मीर के गरीब बिजनेसमैन का, एक गरीब दुकानदार का, एक गरीब छापड़ी फरोश का, एक गरीब ट्रांसपोर्टर का, ऑटो वाले का, रेड़े वाले का पैसा लूट लिया गया है। और वो लूट ऐसी हुई है, बैंक रॉबरी ऐसी हुई है कि किसी को आज तक कानो कान इस बात की खबर नहीं हुई। लेकिन आखिरकार इस बात का खुलासा जो है, वो कहते हैं ना, जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो यहाँ के जो हमारे प्रीवियस लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे मुर्मू साहब, GC मुर्मू, वो क्योंकि अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि कश्मीर में जो पैसा था, जो कि एक गरीब बिजनेसमैन को, एक फ्लड इफेक्टेड, बिलखसूस में जो 2014 में जो फ्लड्स आए थे, जो उस बिजनेसमैन को पैसा मिलना था, वो पैसा कुछ इन्फ्लुएंशियल कश्मीर की फैमिलीज ने हड़प लिया है सरकार के साथ अपना वो कटजोड़ करके, जैसा होता रहा है। तो ये पूरी कहानी है क्या, पहले वो मैं आपको बता दूं। देखिए, 41 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डेवलपमेंट पैकेज से कश्मीर के गरीब बिजनेसमैन के लिए आए थे जो फ्लड इफेक्टेड, और वो पैसा उनमें रिलीफ के तौर, रिहेबिलिटेशन के बतौर उनके अकाउंट्स में जाना चाहिए था। जितना जिसका ऑटो वाले का जितना होता, दुकानदार का जितना होता, जितना जिस बिजनेसमैन का होता, जितना किसी हो सकता है एग्रीकल्चरिस्ट का, किसी ऑर्चर्डिस्ट का भी होता, किसी बागात वाले का होता, उन सबों को पैसा जो मिलना था नहीं मिला। उसका खुलासा जो CAG रिपोर्ट ने किया है वो इस तरह है कि 42 करोड़ रुपीस प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जो थे, मैं आपको इस कागज पर से पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें से पीक्स ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को 5.73 करोड़ दिए गए हैं, खैबर इंडस्ट्रीज को 2.60 करोड़ दिए गए हैं, त्रम्बू इंडस्ट्रीज को 2.89 करोड़ दिए गए हैं, पीक्स ऑटो जम्मू को 2.80 करोड़, सेफको सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को 2 करोड़ रुपए, जमकश को 2.14 करोड़, शुहर ऑटोमोबाइल्स को 1.52, हिमालयन रोलिंग स्टील को 4 करोड़, पीक्स एग्रो वेयर हाउसिंग को 2 करोड़, JK सीमेंट्स को 1.5 करोड़, इकबाल मोटर्स ट्रांसपोर्ट है कुछ, इकबाल मोटर्स को 1.10 करोड़, कश्मीर फ्रूट प्रिजर्वेटिव्स को इनको 0.89 करोड़ रुपीस, कश्मीर प्रीमियम एप्पल वालों को रुपीस 1.32 करोड़, ग्रेविटी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को 1.01 करोड़ रुपीस, शाहीन एग्रो को 1.36 करोड़ रुपीस और पिनाकल रिजॉर्ट्स को 2.09 करोड़ रुपीस। ये कब इन्हें दिए गए, ये भी CAG की रिपोर्ट बताती है। किसी को कानो कान खबर नहीं थी इस मामले की। CAG रिपोर्ट कहती है कि इट हैड बीन restructured after the unrest of 2016 under Prime Minister under Special Rehabilitation Package। ये पूरा खुलासा क्या है इसका, कि ये जो बोरोवर्स है, सबसे पहले आपको समझना होगा जिन्हें पैसा दिया गया, इनके बारे में CAG रिपोर्ट कहती है कि इन्हें ऑलरेडी, इनमें से कुछ अकाउंट होल्डर्स को, जो ये अकाउंट होल्डर्स है, इनमें से ऑलरेडी कुछ को जो है वो पैसा दिया गया था 21 करोड़, इससे पहले भी इनको सरकार ने दिया था, और दे वर नॉट अफेक्टेड बाय फ्लड्स ऑफ 2014। ये CAG रिपोर्ट कहती है कि इनको 2014 के फ्लड्स में जो पहले भी जिनको पैसा दिया गया था उनको नुकसान नहीं हुआ था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 2014 के फ्लड्स का पैसा था, ये 2016 के अनरेस्ट के बाद, जो 2016 में जो जुलाई में जो तो यहाँ पे अनरेस्ट हुआ था, 6 महीने चला था, उसके बाद ये पैसा जो था ये रिस्ट्रक्चर करके इनको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में दिया गया। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है जी, जैसे कि किसी ने बैंक से लोन लिया होता है, फिर वो लोन आहिस्ता आहिस्ता वापस देता है, उस पर इंटरेस्ट चढ़ता जाता है। तो वो इंटरेस्ट में कुछ हिस्सा सरकार ने दिया। कितना दिया? 42 करोड़ एंड प्लस 21 करोड़ रुपीस किनको दिया? इन कुछ बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को दिया। अब ये जो मामला है, इसी पर बात करने के लिए हमने आज अपनी इस डिबेट में इंपॉर्टेंट अपने गेस्ट बुलाए हैं, जिनमें के हमारे नेशनल एनालिस्ट हैं राजेंद्र रैना साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट मुजफ्फर बच्चा साहब, पीर इम्तियाज साहब जो कि ट्रेड लीडर हैं, और हमारे जो
बिजनेस एनालिस्ट हैं इफ्तिखार मिसगर साहब। आप सबों का खैर मकदम है। थैंक यू। मैं शुरू करना चाहूंगा इम्तियाज साहब से, क्योंकि इम्तियाज साहब आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पे, प्रेस क्लब पे, कश्मीर प्रेस क्लब पे, और आपने वहां पे सारे मामले का तस्करा किया था और आपने कहा था कि जी ये पैसा वापस दिया जाए। जी किसको दिया जाए, आप किसके लिए मांग रहे हैं, और आप इतने साल थे कहां? आप सबसे पहले ये बताइए आवाम को, आपको किसने इस बारे में दीन से जगाया? क्या आपको पता नहीं था? कहां थे आप इतने साल सर तक? सर मैं आपको पहले तो मैं जो आपके अभी पहले बताया कि किसी भी न्यूज़पेपर ने, किसी भी बड़ी चैनल ने इसको कैरी नहीं किया, ये बड़े अफसोस की बात है। उससे बड़ी अफसोस की बात है किसी भी ट्रेड लीडर ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। जो उस वक्त हमारे ट्रेड लीडर हुआ करते थे उन दिनों 2014 से लेकर 2018 तक, उनमें से एक भी बंदे ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। मैं आपको 2014 की कहानी सुनाता हूं, जब 2014 में फ्लड्स आए थे यहाँ। इम्तियाज साहब आपसे एक गुजारिश है, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जी सर, मैं 2014 से इसको स्टार्ट करता हूं, जब 2014 में कश्मीर में बाढ़ आई थी। जी मुझे लगता है इम्तियाज साहब का कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। यही सवाल मैं मुजम्मिल साहब की तरफ ले जाऊंगा। मुजम्मिल साहब आप बताइए जी, क्या मामला है, कहां थे आप लोग तब से, क्या मामला किया इंडस्ट्रियलिस्ट आप लोगों ने यहाँ पे, और आपको 6-7 साल बाद ये याद पड़ता है, फिर आप इस पे अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो क्या मामला है? देखें, जो 2014 से ऑनवर्ड्स जब ये स्कीम पीएमडीपी फंड्स आए, तो ये उस वक्त बिल्कुल क्लियरली ये बोला गया था कि दीज अकाउंट्स विल बी रिहेबिलिटेटेड, जिन का नुकसान होगा। तो आउट ऑफ दोज वो इस जहन में थे कि दे विल बी रिहेबिलिटेटेड, बाकी चीजें होंगी। सो दे डिड नॉट वांट कि हम जी कोई ह्यू एंड क्राई करें, because everybody knew the total amount that was restructured in all banks जिनका लॉस हुआ था, तो वो करीब 1000 करोड़ रुपए था। आउट ऑफ दैट गवर्नमेंट हैज कमिटेड, मैं आपको पहले बताता हूँ यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस गई थी पीएमडीपी की, और वहां पे जो गाइडलाइंस आई थी पीएमडीपी से, 800 करोड़ अंडर पीएमडीपी to affected borrowers। 800 करोड़ रुपया टोटल आया था। इस 800 करोड़ में से एक पोर्शन 200 करोड़ रुपए का उनके लिए रखा गया था जिनके पास कोई बैंक लोन नहीं था, एंड देयर टर्नओवर वाज लेस देन 10 लाख रुपीस एनुअली। तो इन 200 करोड़ रुपए में से गवर्नमेंट हैड ओनली स्पेंट 27.5 करोड़ रुपीस, जो बिल्कुल रेडी वाले हैं, छाबड़ी फरोश वाले हैं, इनके लिए एक स्कीम दी थी गवर्नमेंट ने, दैट दे आर नॉट, इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ है, बट दे हैव आल्सो सफर्ड लॉसेस। तो इनके लिए हमने जी इस कैप फंड में से 800 करोड़ में से 200 करोड़ रुपए रखा गया। आउट ऑफ दैट 200 करोड़ रुपीस, ओनली 27.5% money was distributed among the affected traders. Apart from that, the rest 600 crore rupees was meant to be interest subvention to the affected borrowers। तो ये करीब 6 साल का फुल इंटरेस्ट फंडिंग थी इन छोटे बिजनेसमैन की। बट अनफॉर्चुनेटली जब 2014 ये रीस्ट्रक्चरिंग हुई, तो इसमें इफेक्ट मिला 2015 से। आई थिंक फ्रॉम मार्च 2015 दीज अकाउंट्स वर रीस्ट्रक्चर्ड। Once these accounts जब ये restructure हुए, इनमें से different trade bodies गई उस वक्त उनको बोलने के लिए कि how जो आपने फॉर्मुलेट किया हुआ है पॉलिसी, तो इसमें आपने 6 साल का इंटरेस्ट इनको देना है। तो उसके बाद 2016 में majority of these accounts turned bad because they were already affected by 2014 floods and 2016 turmoil में ये they turned out to be bad। उसकी वजह से क्या हुआ, जब ये दो बैड टर्न हुए, तो गवर्नमेंट ने एक साजिश रची। इंस्टेड ऑफ रिहेबिलिटेटिंग दोज पीपल हु वर अफेक्टेड इनिशियली इन 2014 एंड देन हैड अ nail in coffin because of 2016, they told them that you do not fall under the category of rehabilitation because your accounts have already turned। तो मुजम्मिल साहब, तो क्या आपको 2016 से पता था कि इन लोगों को ये पैसा दिया गया है जो कि गरीब बिजनेसमैन के लिए था पैसा, वो इन कुछ चुनिंदा अपने चहीते बिजनेसमैनों को, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को दिया गया? क्या आपको इसके बारे में इल्मियत थी?
इसके बारे में शक तो था, एंड वी हैड सम इनपुट्स, बट वी हैव ऑलरेडी मतलब 2017 से लेके 2018-19 में भी हमने आरटीआई फाइल की जिनका जवाब नहीं मिला। आरटीआई कहां फाइल की थी आपने? ये तो सिविल सेक्रेटरीट में हुई थी, फिनेंस डिपार्टमेंट में। जी, इम्तियाज साहब आपकी तरफ आता हूं। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी उसी मौजू पे वापस आते हुए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी थी उसमें आपके क्या मुतालबात थे कि जो मामला हुआ है इसमें आपके क्या आप डिमांड्स हैं सरकार से? सर मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं। जब मैं बता रहा था मेरा नेट कट गया अचानक से। जब फ्लड्स आए थे कश्मीर में तो उस वक्त हमारे जो ड्यूकाम साहब थे, असगर सामून साहब थे, और हमारे डीसी थे फारूक अहमद लोन साहब। तो जब हम उनके पास गए फ्लड्स को थोड़ा सा वहां से फ्री होके जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा, ड्यूकाम साहब ने हमें बता दिया कि आप अपने बाजारों की लिस्ट बनाइए, हम आपको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो हम लग गए काम में। हमने दिन रात एक कर दिया, टेंट लगा दिए, कैंप लगा दिए, लोगों के रजिस्टर किए, लोगों के अकाउंट्स बनाए, सारा कुछ बना के हमने एक लिस्ट बना के डीसी साहब फारूक अहमद लोन साहब के यहाँ सबमिट की। उसमें कई दिन लगे। फिर एक दिन फारूक साहब ने हमें बुलाया तो उन्होंने बताया कि आपको 5 लाख वाले को 1 लाख रुपए मिलेगा और 10 लाख वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। जो स्मॉल ट्रेडर्स है फिलहाल हम उनका काम करेंगे। हमने कहा ठीक है जी, यही ठीक है, पहले हम छोटे छोटे दुकानदारों को रिवाइव करेंगे। तो हमने काफी लिस्टों में उन्होंने बड़ी परेशानियां की, अब ये करो वो करो ये करो। फाइनली एक 6ठी या 7वीं लिस्ट हमारी फाइनल हो गई और वो सबमिट हो गई फारूक साहब के यहाँ। उसमें हम हसीब द्राबू साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे भी मिले। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपका कॉम्पनसेट करना है। तो हमने लिस्ट की। उसके बाद जो हुआ कि हमारे ट्रेडर को जो मिला 15,000, 20,000, 25,000 मिल गए। उसके बाद हम डीसी साहब से फिर मिले, कई बार मिले। तो एक बारी फारूक साहब ने कहा कि यहाँ कुछ धांधलियां हुई है, पैसा रोक दिया गया है, पैसा अभी फिलहाल आपके अकाउंट्स में नहीं जाएगा। आपका जो 15,000, 20,000, 25,000 आ गया, ये पूरा 1 लाख आएगा, किस्तों में आएगा। हमने कहा चले वो भी ठीक है, किस्तों में दे दीजिए। लेकिन फिर एक टाइम आ गया कि उन्होंने कहा नहीं जी, पैसा बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ धांधलियां हुई है। जो नोडल ऑफिसर उस टाइम थे उन्होंने कुछ धांधलियां की है, पैसा खा के लोगों के अकाउंट्स में 50-50 हजार डाले हैं, या 2-2, 3-3 बार भी पैसे एक अकाउंट में जमा हो गए हैं। तो इसी अवस्था में महीने, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए, हाँ ना, कभी ये कभी वो। फाइनली इन्होंने बोला कि पैसा अब नहीं आएगा। फिर जनाब हम भी थक गए, हमने भी बहुत पापड़ बेले थे पैसा लेने के लिए, लेकिन पैसा मिला नहीं। कि मैं आपको बता दूं माजिद साहब, हमारे जो फ्लड्स में नुकसान जो हो गए, हमने ये हसीब द्राबू साहब के सामने भी रखा, डीसी साहब के सामने भी और असगर साहब के सामने। हमने कहा हमारा 3-4 प्रकार का नुकसान हो गया हमारा यहाँ फ्लड्स में। एक तो हमारा इंफ्रा लॉस हो गया, एक हमारा स्टॉक लॉसेस हो गए इसमें, एक हमारा कैपिटल ड्रेन, जो 5 लाख 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेकर हमारा दुकानदार दुकान पे बैठा था, उसका वो सारा वैनिश हो गया। और उसके बाद जो 3 महीने 4 महीने हमारा जो बिजनेस बैठ गया, जो आफ्टर फ्लड्स हम बिजनेस नहीं कर पाए, वो भी हमारा एक लॉस हो गया। बदले में हमें क्या मिला? 15,000, 20,000, 25,000। शक हमें पूरा था, जैसे कि मुजम्मिल साहब ने अभी बोला कि हमें शक पूरा था, पैसा आया, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस भी किया कि इतना पैसा आ गया, इतना। प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार यहां आ गए, उन्होंने अनाउंस किया कि इतना पैकेज दिया, इतना पैकेज दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका कोई जवाब, हमें कोई मस्बत जवाब नहीं मिल रहा था। फाइनली हम भी वेट कर रहे थे। फिर जब परसों हमारे पास ये लिस्ट आ गई तो मेरे से रहा नहीं गया, सब लोग चुप बैठे, किसी ने बात नहीं की, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। जेके इकोनॉमिक कॉन्फेडरेशन ने कहा नहीं जी, हम सामने आएंगे, हम अपने लोगों को बताएंगे कि जो हमने पीछे एक्सरसाइज की थी वो वेस्ट क्यों हुई, वो जाया क्यों हुई। पैसा हमारा आ गया, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया, भारत सरकार ने हमें पैसा दिया, लेकिन पैसा उसको नहीं मिला जिसका ये था। पैसा गए बिलो आइड लोगों के अकाउंट्स में। सर बड़े परेशानी की बात है। अब आप इम्तियाज साहब आप बताइए मुख्तसर अल्फाज में, अब आप लोग चाहते क्या है? सर 2 मिनट दे लूंगा मैं मुख्तसर कंक्लूड करूंगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस देश का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, अपोजिशन दुश्मन चाहे 100 इल्जाम उस पर लगाए, लेकिन कभी आज तक उन पे करप्शन का 1 पैसे का इल्जाम नहीं लगा है। उसके बावजूद ये देश पूरा करप्शन में डूबा हुआ है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर नंबर 1 पे है। जो इंडेक्स रिपोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर करप्शन में 1 नंबर पे है। ये अफसोस है इस बात का। और
डिमांड जो हमारी है, हमने जेके बैंक को अभी परसों 1 हफ्ते का मौका दिया है, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया है, जिसमें हमने जेके बैंक को इन्वॉल्व किया और हमने भारत सरकार को इन्वॉल्व किया कि हमने उनको 1 हफ्ते का मोहलत दी है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, ये पैसा वापस होना चाहिए और ये पैसा उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका ये हक है। जी शुक्रिया इम्तियाज साहब। राजेंद्र राणा साहब की तरफ जाएंगे। राजेंद्र राणा साहब, आप और हम अक्सर सोशल मीडिया पे भी हमारा काफी ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होता है, हमारी बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है मेरी, लेकिन एक बात है कि प्रधानमंत्री की जो छवि है मोदी जी की, वो ये है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो उनका मंत्र चलता है 7 साल से। कोई प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उनके इंडिविजुअल के खिलाफ कभी कोई करप्शन की कंप्लेंट नहीं आई। और यहां पता चलता है कि मोदी सरकार की तरफ से कश्मीर में पैसा आने की कोई कमी नहीं थी, करोड़ों रुपए भेजे गए थे जो कि कश्मीर बिजनेसमैन को, गरीब बिजनेसमैन को मिलने चाहिए थे, लेकिन जनाब वो मिले नहीं, वो लूट लिए, उन्हीं लोगों को दे दिए गए जो पिछले 30 साल से यहां पे राजताज अपना संभालते हैं। तो आप मुझे बताइए मेहरबानी करके, मोदी साहब के ही भेजे हुए प्रीवियस एलजी जो हैं, वो जीसी मुर्मू जो थे वही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, वही अपनी रिपोर्ट पे सब कुछ बताते हैं, और तब भी उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार भी बिल्कुल चुप्पी धारे हुए, उनके मुंह में दही जमा हुआ है, राजभवन के मुंह में दही भी जमा है, और जेके बैंक में भी दही जमा हुआ है, जेके बैंक की अथॉरिटीज में। तो क्या ये करप्शन का जो मामला है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बेनिफिट करने का मामला है, यही आपका नया कश्मीर का विजन था यहाँ के लिए? क्या होगा, कश्मीर ऐसे ही पिसता रहेगा? जी थैंक यू महाजन साहब। कपल ऑफ पॉइंट्स। एक तो आई डिड परuse दिस रिपोर्ट जो आई थी which is 40 odd crores and it's been flagged by no less than Controller Auditor General of India. और आई कम टू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो अभी मुजम्मिल साहब ने भी टच किया और इम्तियाज साहब ने भी टच किया कि कुछ वक्फे के लिए स्मॉल वॉइसेस हैव बीन रेज्ड, फ्लैग्स हैव बीन रेज्ड, बट नो मेजर इशू हैज बीन मेड आउट ऑफ इट। शायद लोगों को पता नहीं था एग्जैक्ट अमाउंट क्या आया हुआ है, उसकी डिस्पर्सल का मोड क्या है और कहाँ कितना पैसा जाना है, और एक छोटा chaos क्रिएट किया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड हियर एंड देन वी विल कम टू द सेंट्रल लेवल आल्सो। और उस chaos में से लोगों ने फायदा उठाया है कि किसको क्या दिया जाए। पीपल हैव बीन केप्ट डेलिबरेटली इन अ मेस। लोगों को जो भी कहा गया दे वर डेस्परेट कि जो मिल जाए, और कुछ मिला नहीं अल्टीमेटली लोगों को। नंबर 2, उसके बाद भी इट टुक द CAG to come up with a report for the people to know exactly where the money has been siphoned out, and grossly and big time. Or we are talking about not only this 46 crores money, other than this also, which has come earlier. और ये जो एक चीज है, I think I would rather now go into what is to be done. एक जो पैसा हमको पता चला है, it takes no time कि हम जो कह रहे हैं कि it's not interest subvention, it is the penal interest subvention. कि पीनल इंटरेस्ट जो उन पे लगा है, विच इज मच मोर देन द जनरल इंटरेस्ट, वो सबवेंशन में लगा हुआ, और इंटरेस्ट उन्होंने उसके बाद भी खाया होगा। सो द फर्स्ट थिंग शुड बी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें पीनल इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, जरा बता दें थोड़ा आम अल्फाज में। जी, ऐसा होता है कि जब आप इंटरेस्ट बेसिस पे कुछ लेते हैं, कहीं से भी लोन लेते हैं, तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स वापस करनी होती हैं, और अगर आपका डिफॉल्ट हो जाए उसमें, तो जो इंटरेस्ट रेट आपकी नॉर्मली लेट अस से 6%, 8% जिस पे दिया गया है, तो पीनल इंटरेस्ट इज मच मोर देन दैट, और वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगता है। सो दैट गेट्स मल्टीप्लाइड, तो वो पीनल इंटरेस्ट होता है। और उस सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन, नॉट द प्रिंसिपल, उसके अगेंस्ट कई बार आपको सबवेंशन मिलता है कि चलिए ये माफ किया जाता है। सबवेंशन इज बेसिकली माफ करना, नथिंग एल्स। और 2 टाइप होता है, या तो माफ किया जाता है या रिस्ट्रक्चर किया जाता है कि पहले 2 साल के लिए दिया जाएगा, अब ये 6 साल में स्प्रेड करके विदाउट एनी एडिशनल इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो ये 2 चीजें सबवेंशन में होती हैं। रिस्ट्रक्चर क्या हुआ, मुझे लगता है यहाँ पे भी हमको पता नहीं चला है कि सबवेंशन किस फॉर्म में दिया गया। इज इट कि आप और लंबे अरसे के लिए दे दें इसको, उस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया गया, या कुछ पोर्शन इसका माफ किया गया है। तो वो एक चीज हमको जानने की जरूरत है। प्रॉब्ली एक तो फैक्ट्स जो है वो काफी जरूरत है हमको जानने के लिए। और ये सारा पैसा जो है, इट कैन बी गॉट बैक फ्रॉम दीज एजेंसीज एज फार एज दिस 42 करोड़ इज कंसर्न्ड। और ये इमीडिएटली इस पे होना चाहिए कि ऑल दीज आइडेंटिफाइड पीपल, हाउ मच मनी इट इज आइडेंटिफाइड एंड इट शुड बी टेकन बैक इमीडिएटली। बट एट द सेम टाइम it has to be flagged with the Lieutenant Governor as also with the Ministry of Finance in Government of India, because CAG
though an independent body ultimately has a link with RBI and Ministry of Finance, and it has to be raised there कि इससे पहले का भी जो पैसा है, a track has to be found and it would have left its footprints, और वो सारे footprints trace करके it has to be flagged with the PMO. And I think it is very important कि जो ऐसा चीज हो वो PMO की ग्रीवेंस सेल में डाला. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे प्लीज. राजेंद्र साहब, यहाँ पे आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा. आपने एक जो उम्मीद की बात की, आपने कहा कि ये पैसा वापस लिया जा सकता है उनसे और ये वापस उन मुस्तहिक लोगों को पहुंचाया जा सकता है बिजनेस कम्युनिटी में जो इसके हकदार थे. लेकिन आप देखिए, आप यहाँ पे बात जो कर रहे हैं ना, ये कुछ भाने वाली बात नहीं कि आप कहते हैं फ्लैग करना है. फ्लैग किसने करना है? आम आदमी क्यों करे? जब प्राइम मिनिस्टर के पैसे की डाकाजनी हुई है, हम क्यों करें? आम इंसान क्यों करे? बिजनेसमैन क्यों करे? पहली बात. दूसरी बात, पुराने वाले एलजी ये सारी चोरी निकालते हैं और यही जो इसमें जो इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है, उन्हें हमारे नए एलजी साहब दुबई पे सैर के लिए अपने साथ ले जाते हैं. तो एक इस तरीके की गवर्नेंस है. क्या मोदी सरकार का यही हौच पौच वाली गवर्नेंस का वादा है जम्मू कश्मीर के अवाम से? I don't think that there is any denial of that fact. It's not a common man. मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ultimately he is not received the due money. उस वजह से मैं कह रहा हूँ there have to be a few agencies. Ultimately the ultimate beneficiary जो है उसी को फ्लैग करना पड़ेगा. I'm not saying that the onus lies on them because last 7 साल में उनको पैसा नहीं मिला है. The issue is that it has to be flagged. जैसे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज आप जो ये कर रहे हैं, it should get, all of us should flag it at our level, but ultimately it has to be pushed from various levels, from various quarters, from various corners, because आप देखिए politician कोई सामने नहीं आया because all these houses would be linked with one or the other political houses. But not getting into that area, it raises a huge issue with Minister of Finance, which comes directly under the Prime Minister, and it somewhere stains his slogan कि अगर हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, स्लोगन ये है कि पैसा दिया जाएगा, वो भी दिया गया, और उसके बाद द लास्ट स्टेप हैज नॉट बीन मेट विद, एंड ऑन द कॉन्ट्री इट इज गॉन अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग इनटू द रॉन्ग हैंड. सो ये प्योर करप्शन है जिसमें इट इज अ ब्लॉट ऑन द टॉप ऑफिस ऑफ J&K टू स्टार्ट विद. सो वहां पे बिजनेस करना चाहिए एंड वी शुड ऑल रेज इट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स. इनफैक्ट इंडस्ट्रीज की जो कन्फेडरेशंस हैं, बाकी जो बेनिफिशियरी हैं, उनको इमीडिएटली फ्लैग करना चाहिए. एंड इट इज अ वेरी सीरियस इशू बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली हैज जीरो टॉलरेंस फॉर इट, एंड द मोमेंट वी पुश इट अक्रॉस देयर, पीएमओ में इस चीज को फ्लैग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो कहां से किया जाए, करना उनको चाहिए था, हुआ नहीं है, और 7 साल निकल गए हैं इसमें. इफ यू सी इट इज नॉट हैपनिंग. बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, व्यूअर्स को भी बता दूं, इधर मुजम्मिल साहब को बताऊं, इफ्तिखार साहब को बताऊं, बाकियों को भी बताऊं जो इसमें एजिटेट कर रहे हैं, कि ये बता रहे हैं, रैना साहब का कहना है कि ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में इस मामले को किसी ना किसी तरीके से पहुंचाना है. इट्स अ सीरियस केस, ये करप्शन का केस है और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री पे उंगलियां उठने का मामला बनता है कि कैसे होने दिया गया ऐसी चीज. उस वक्त की सरकार कौन था, क्या मामला था. लेकिन उस पे आगे बात करने से पहले इफ्तिखार मिनिस्टर साहब, आप बताइए, आप इतने साल कहाँ थे? आप किनके साथ थे? माजिद साहब, मैं 5 सेकंड का एक इंटरवेंशन करूंगा सिर्फ कि on my friend, because the finance minister follows me on Twitter, so my bit, a small bit would be I will flag it on her Twitter handle. She follows me, I'll flag it there. That is my small. बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए नाज़रीन, राणा साहब अपनी तरफ से एक वादा कर रहे हैं कि क्योंकि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इन्हें फॉलो करती हैं, तो ये मामला उन तक ट्विटर के थ्रू पहुंचाएंगे. बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है ये कश्मीर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए. मैं कहता हूँ बहुत ही बड़ी कामयाबी की बात है कि हमारे ही बीच, जो हमारे ही कम्युनिटी के, हमारे सोसाइटी के, हमारे कौम का हिस्सा रहे राजेंद्र रैना साहब ने आज ये प्लेज लिया है कि वो ये मामला ट्विटर पर आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाएंगे डायरेक्टली. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चीज के लिए. इफ्तिखार साहब, आपके पास वापस आऊंगा. जनाब, आप कहाँ थे इतने साल? आप किनके साथ थे? क्या मामला है? आप सोए थे, जागे थे, क्या था, क्या हो रहा था ये बिजनेस कम्युनिटी के साथ? आप बिजनेस लीडर हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है. आप किनके साथ थे? अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब. देखिए, मैं पहले इस चीज से स्टार्ट करूंगा कि गिला हमने उठानी चाहिए थी, तो उंगली तो आप उठा रहे हैं. देखिए, ये जर्नलिस्ट जो होता है, ये थर्ड आई होता है पब्लिक के लिए भी और सरकार के लिए भी. जितने भी अब जब हम बात करते हैं यहाँ के जर्नलिज्म की, तो हम बोलते हैं कि बात करने का है नहीं जनाब. वो अगर बात करेंगे तो ऐसा होता है, वैसा होता है.
लेकिन ये ऐसा सिलसिला था जिसपे मुझे लग रहा है कि आपकी कम्युनिटी ने हमें बहुत सपोर्ट दिया होता, क्योंकि इसमें यहाँ के गरीब लोगों का खून मुलविस है। तो ये सवाल अब आपसे पूछिए कि आप कहाँ थे आज, कितने दिन हो गए। ये तो मुजम्मिल साहब की मेहरबानियों से ये बात थोड़ी थोड़ी आगे चली, और आपको भी पता नहीं कहाँ से प्रेशर आ गया कि कल मैं इनको फेस करूं, कैसे करूं, और आपने प्रोग्राम कर दिया। एंड फिर भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, कम से कम गैरत तो जागी, देर ही जागी, गैरत तो जागी, जो आप लोगों ने बेच डाल के खाई है। तो दूसरा मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, मैं राजेंद्र जी से राजेंद्र जी की बात पे बात रखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, जहां तक बात उठाने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, जो सिलसिला यहाँ पे चल रहा है वहां पे बहुत भय है, और मुझे नहीं लग रहा है कि इतने बड़े स्कैम के लिए हमें सड़कों पे आना चाहिए। जब यहाँ पे एनआईए के सामने सारी बातें आती है, रातों रात वहां छापे पड़ जाते हैं, यहाँ छापे पड़ जाते हैं। आप मुझे बराए करम बताएं कि कल हमारे होम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर पे, उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स वहां पे गिने। कम से कम एक तवक्का होती है कि एक सरकार, डिस्पेंसेशन जो गवर्नमेंट होती है, वो इस पे भी एक बात करती कि अगर हमने पैसा दिया, वो हमने नहीं खाया, आप लोगों ने खाया है, उस पर तो कम से कम देख लो। और इसमें इतना हैंड एंड ग्लो है माजिद साहब, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। इसमें आपने देखा होगा कि किसी भी आज की डेट तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, नोबडी इवन बॉदर्ड टू हैव अ सिंगल ट्वीट ऑन दैट। अगर कम से कम जो हमारी आवाजें यहाँ पे है वो आवाज बन के आ जाती कि हम क्या चाहते हैं। हम ये भी नहीं बोलते कि उनसे आप पैसा वापस ले लीजिए, हम बोलते हैं कि अगर आपने उनको दे दिया है, किन बुनियादों पे दिया है। अगर उनको दिया है तो फिर बाकियों का क्या हो जाएगा जिनके लिए वो पैसा आया था। अगर अब यहाँ की आवाम कितना, मतलब यहाँ की आवाम पहले ही कितना सफर करी हुई है इकोनॉमिकली, और ये थोड़ा बहुत सा ग्लूकोज था यहाँ के हमारे उस वेंडर के लिए, जो बेचारा जिसका सर्वाइवल बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके लिए आज की डेट में यहाँ पे कोई जितनी भी हमारी आवाजें हैं, कोई भी आगे नहीं आ रहा है। ये इतना बड़ा स्कैम है कि इसमें हर एक इदारा कतराता है इसमें बात करने के। आप मुझे बताएं जनाब, आप मेरे से तवक्का करते हैं कि वी विल बेल द कैट, व्हाई शुड आई बेल द कैट व्हेन देयर इज अ एलजी's ऑफिस एंड ये आपका कहना नहीं, एक सब टोकूंगा आपको। क्या मतलब है आपका व्हाई शुड आई बेल द कैट? क्या मामला, आप जरा मुझे बताइए। नहीं देखिए, आप किसके साथ हैं? आप उस गरीब रेड़े वाले के साथ हैं कि आप किनके? आप पहले वो बताइए, जरा आप बताइए। अरे साहब, हम तो अपने साथ भी नहीं हैं, हम तो किसी के साथ ही नहीं है। हम इतने कंफ्यूज्ड हैं, हम इतने परेशान हैं। मुझसे आप पूछेंगे मैं किसके साथ हूं, क्या करवाना चाहते हैं आप मेरे? आप मुझे बताइए साहब, अगर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातों पे इतने इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इतने इदारे यहाँ पे काम करते हैं, अगर कल की डेट में सीएजी से रिपोर्ट आ गए, आज कितने दिन, करीबन 2 महीने होने को हो गए, आज की डेट तक भी एलजी साहब, जिसकी ईमानदारी भी जैसे इन्होंने मोदी साहब की ईमानदारी के वो दिए थे, हम एलजी साहब की ईमानदारी पे भी कोई शक नहीं करते हैं, लेकिन तवक्कात इतने थे कि कम से कम एलजी साहब स्ट्रिक्टली एक नोट लेते कि किन्होंने किया ये, कम से कम जवाब पूछे। जो उस टाइम सरकार थी एट डिस्पेंसेशन, उनसे पूछते। जो उनमें इसमें देखिए, ये एक आदमी का काम तो नहीं होगा, जिन्होंने ये पैसा लिया उन्हीं का तो काम नहीं होगा ना, ये एक बहुत बड़ा माफिया होगा। उस माफिया पे अगर आप हाथ डालना चाहते हैं तो इसमें गवर्नमेंट की एक से होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, उन्होंने ये नुक्ता डाल दिया कि हमने आपको पैसे दे दिए। अगर पैसे दे दिए, फिर कम से कम इतना भी तो उनको पता है कि, क्योंकि लिस्ट उनके पास है, अगर क्राइटेरिया, if these 19 people or what the number you have given, if they are fulfilling the criteria, they must be knowing it. कम से कम उनको तो ये पूछना चाहिए था ना इमिडिएटली। यहाँ के जो आज की डेट में एलजी सरकार है, उससे पूछना चाहिए था, इस पे इमिडिएटली आप ये करो, ऑडिट लगाओ जी, बेंच बिठा दो, इसमें देख लो कौन कौन कल्प्रिट है, उनको बुक करो। अब आप लोगों को फिर 10-15 साल घुमा देंगे कि अब वहां से हो जाएगा जी, पैसे वापस आएंगे।
कुछ नहीं, लोगों को आप अकोमोडेट करिए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों को पैसा नहीं मिला है। लोगों को अकोमोडेट करिए, जब तक आप उनसे पैसा वापस लेंगे या क्या करेंगे आप उनके साथ, लेकिन इमीडिएटली आपको लोगों को, बिकॉज इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स, not the mistakes of the trader or the बेचारा शापड़ फरोश वाला. This is your mistake and you must rectify. कहे मेरे खिलाफ आपने बड़ी बातें की, लेकिन उस पर मैं इस वक्त पर्सनल अटैक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ आपने जेन्युइन बातें कही, मैं अप्रिशिएट करता हूं उसका. मुजम्मिल साहब, आप मुझे 1 मिनट में बताइए, अब आपकी क्या पॉलिसी रहेगी, कैसे आप इस मामले को डील करें? Already what has happened is that investigation has happened. CAG ने पूरी investigation की है and they have submitted a report that this money was illegally transferred to these people. Now the question is, why is not an FIR being lodged and these people booked? We should ask where is our finance minister who has done this Dhaka-Zeni? उनका तो नाम पता भी नहीं है अब कश्मीर में कहीं पे. Who is protecting him? वो तो देख रहा है, ये इन 19 बंदों ने नहीं किया. There is someone who has already, जिसने ये किया, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा था. जी बिल्कुल मुजम्मिल साहब, आपकी बात हमें समझ. जी मुजम्मिल साहब, आपका शुक्रिया. आपने कहा, आपका क्रक्स ये था कि इस पे FIR लॉन्च होना चाहिए, और तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम सामने आना चाहिए कि उनका इसमें क्या कनेक्शन रहा है इस बहुत बड़े माफिया में, जिसको इफ्तिखार मिर्जा साहब ने कहा माफिया है. इम्तियाज साहब, आप मुझे 1 मिनट में बताइए, आपका क्या नेक्स्ट प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी इस मामले को डील करने की? देखिए माजिद साहब, जैसे कि मैंने कहा, हमने इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया. हफ्ते बाद हमारा प्लान है कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें इनसे फाइनल जवाब लेंगे. उसके बाद हो सके तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, बिल डाल देंगे, पैसा किसी भी सूरत में वापस लाएंगे, चाहे जितने भी एफर्ट्स हमें लगाने पड़े हम लगाएंगे. हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे, और हमें इसमें आप लोगों का भी साथ चाहिए. आई होप कि आप लोग हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे इस मामले में. जी रैना साहब, आप बताइए, गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए इसमें? सुओ मोटो कॉग्निजेंस जिसे कहा जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए सर? मुख्तसर अल्फाज. I particularly, देखिए, 2 things I'll quickly touch upon. एक तो जो मुजम्मिल साहब ने सही बोला कि उस टाइम की जो डिस्पेंसेशन थी, बिकॉज मनी केम एज अ बल्क फ्रॉम सेंटर, जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो उस टाइम की गवर्नमेंट ने किया है. तो मुजम्मिल साहब का सही कहना है कि द ब्रेकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी बंदे पे है, एंड ही हैज टू बी ब्रॉट टू द पब्लिक नोटिस. नंबर 2, जो इम्तियाज साहब ने कहा, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि उसमें पैरेलली, आई डोंट नो इफ अ नोट हैज गॉन टू द PMO. वो कैग से तो गया होगा, आई एम वेरी श्योर कैग रिपोर्ट्स इन अल्टीमेटली टू फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड PMO, बट एक यहाँ पे कंसर्न नोट जाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फॉर PMO, बिकॉज जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं वहां पे और फाइनेंस मिनिस्ट्री पे. आई डोंट नो, इम्तियाज साहब उसकी भी बात करेंगे. जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देंगे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोट जाना चाहिए दोनों जगह पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी और PMO में भी. एंड एज यू आर वेरी राइट, सो मोटो जाना चाहिए इसमें, और ये कह रहे हैं कि कोर्ट में भी जाना चाहिए. इट हैज टू बी अ मल्टी प्रोंग्ड अटैक ऑन वेरियस थिंग्स सो दैट वी गेट सम इफेक्ट इमीडिएटली, बिकॉज इट इज नॉट अ मड स्लिंगिंग मैच जो है. वी वांट मनी बैक. सो वो मनी बैक जो है वो अभी होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज अनलेस द मनी कम्स बैक इट कीप मूविंग इन सर्कल्स. जी शुक्रिया रैना साहब. आपका कहना है कि मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से इस मामले को ऐसे हल करना है कि पैसा वापस लिया जाए और मुस्तहिक जो उसका जेन्युइन स्टेक होल्डर था उस तक वो पहुंचे. इफ्तिखार साहब, आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स बताइए जनाब. इफ्तिखार साहब, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है. हाँ जी माजिद साहब, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी. हेलो जी, इसमें इफ्तिखार मिसगर एक ही है इस डिबेट में. जी माजिद साहब, जी जी जी, नहीं मेरा ये आ रहा था, कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा था. माजिद साहब, मेरा यही है कि देखिए, जो अभी अरबाब इक़्तिदार सरकार हैं उनको ये सीरियसली लेना चाहिए, और बिलखुसूस हमारे LG साहब को इसमें एक पॉजिटिव रोल करना चाहिए. जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि कम से कम एक FIR दर्ज हो, एक FIR लॉन्च हो कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, और उन लोगों को बुक करने के साथ साथ उन लोगों से रिकवरी या जो भी सरकार की तरफ से होगा उसके साथ साथ
कम से कम इमीडिएटली एक गवर्नमेंट से इजरा हो एक ये रिलीज की हमने ये जिन लोगों से गलती हो गई है, लेकिन वी विल कंपनसेट द पीपल हु वर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, उनको कंपनसेट किया जाएगा क्योंकि उन बेचारों को कुछ नहीं मिला है। नाउ इट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट एज पर द CAG रिपोर्ट दैट दिस हैज बीन द थेफ्ट हैज बीन डन। तो उसमें कम से कम सरकार को क्लियरली आना चाहिए, जो एक सुकून मिले, कम से कम यहाँ के ट्रेडर को एक सुकून मिलेगा कि नहीं मेरी बात कहीं ना कहीं गिनवाई जाती है। थैंक यू माजिद साहब। जी शुक्रिया अल्फाज। रंजीत साहब आप कुछ कहना चाहते थे सर, मुख्तसर से अल्फाज में कह दीजिए क्योंकि टाइम बस खत्म होगा जा रहा है। 5 seconds कि one of the stakeholders in this entire thing is J&K Bank. I think the chairman of the J&K Bank has to spell out that where did he get the instructions to give the subvention. उनके पास तो कहीं से नोट आया होगा, उन्होंने अपने हिसाब से तो नहीं बनाया है। So मैं यही कह रहा हूँ कि उसके फुटस्टेप जो है उसकी ट्रेल निकाली जाए कि एंड पॉइंट ये कहाँ से फ्लो इन हुआ है। So J&K Bank is also a player, a stakeholder in this entire process. So उसको भी लूप में रखा जाए। Journalists like you have to play a role in giving it on the front. Thank you. जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए नाज़रीन, आज की इस डिबेट में ये पता चला कि सबसे पहले रॉबरी हुई है, बैंक रॉबरी हुई है, JK बैंक रॉबरी हुई है, और जो क्रक्स इस बात का है वो ये है कि इस रॉबरी को करने में गवर्नमेंट का उस टाइम की गवर्नमेंट का जरूर कहीं ना कहीं हाथ है, फाइनेंस मिनिस्टर का हाथ है, जो PDP BJP गवर्नमेंट उस टाइम की थी, कैसे उनने ये होने दिया, कौन चेयरमैन थे, किसने ये कैसे करने दिया। तो ये बहुत ही बड़ा एक नेक्सस है जिसके बारे में एक FIR रजिस्टर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इफ्तिखार साहब ने जो इस डिबेट पे अक्सर यहाँ पे पर्सनल अटैक पे उतर आते हैं, उनने एक चीज अच्छी कही कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं सबों ने चुप्पी धारी हुई, इस पे किसी ने कोई बात अभी तक नहीं की कि ये जो गरीब कश्मीरी बिजनेसमैन का, रेड़े वाले का पैसा खाया गया, क्यों खाया गया। तो इंशाल्लाह हम इसी मौजू पे दोबारा डिबेट करेंगे और उसमें कश्मीर की बड़ी जम्मू कश्मीर की नई नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन को भी बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे, वो BJP हो, PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो, कि आप लोगों का ऐसा क्या नेक्सस है कि डाका जनी पर आप लोग चुप हो जाते हैं। नाज़रीन, ये मामला यही नहीं दबेगा, या इंशाल्लाह बात जहां तक हो सकेगी इंशाल्लाह ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज और नई तफसीरात के लिए सब्सक्राइब करें माजिद हैदरी का YouTube चैनल, लाइक करें Facebook पेज, फॉलो करें Twitter और Instagram अकाउंट्स।